एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। मैं आप सभी के लिए आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ, मिस पाल, जिसे लिखा है मोहन राकेश जी ने। मोहन राकेश जी जो है वो मिस पाल कहानी के लेखक हैं। इनका जन्म जो है वो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था और मोहन राकेश जी की मृत्यु 3 जनवरी 1972 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। इस मिस पाल कहानी की जो मुख्य कैरेक्टर वो एक महिला है। मिस पाल कहानी की जो नायिका है वो एक अविवाहित है। यह स्थिति भारत में आजकल भी कम ही देखने को मिलती है। फिर 50 के दशक की कल्पना अगर की जा सकती है कि सांवले रंग की कुछ स्थूल इस महिला को उसके सहकर्मियों के द्वारा किस तरह से चिढ़ाया जाता था। हम वर्तमान में अगर जेंडर इश्यूज को देखते हैं कि जो काम कार्यस्थल पे जो महिलाओं के साथ जो टीका टिप्पणियां जो की जाती हैं, उनको परेशान किया जाता है, तो अभी तो कम है, लेकिन जब हम 50वें दशक की बात करते हैं तो उस समय ये समस्या और भी काफी गंभीर हुआ करती थी, क्योंकि उस समय जो कार्यस्थल पे जो था वो लड़कियों को, महिलाओं को उनके रंग रूप, उनके शारीरिक बनावट की वजह से काफी ज्यादा उन्हें परेशान किया जाता था, उन्हें काफी समस्याओं को सहना पड़ता था। तो इस कहानी में जो मिस पाल कहानी में जो महिला है वो एक कर्मचारी, वो अपने कर्मचारियों के द्वारा काफी चिढ़ाए जाने से वो परेशान हो जाती है, जिसके कारण वह 500 रुपए की अपनी इतनी अच्छी नौकरी को छोड़कर वह पहाड़ी इलाके में रायसन में जाकर जा बसती है। यह कहानी में जो उनका जो कहानी है उनके किसी पूर्व सहकर्मी ने ही लिखा हुआ है, जिसके साथ इनका तालमेल जो होता है वो काफी अच्छा होता है। कभी मिस पाल उनके यहाँ जाती थी तो कभी वो उनके यहाँ आया करते थे घर पर। तो चलिए हम कहानी पर चलते हैं। वह दूर से दिखाई देती आकृति मिस पाल ही हो सकती थी। फिर भी विश्वास करने के लिए मैंने अपना चश्मा ठीक किया। निसंदेह वह मिस पाल ही थी। यह तो खैर मुझे पता था कि वह उन दिनों कुल्लू में ही कहीं रहती हैं, पर इस तरह अचानक उससे भेंट हो जाएगी यह नहीं सोचा था। और उसे सामने देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह स्थायी रूप से कुल्लू और मनाली के बीच उस छोटे से गांव में रहती होगी। जब वह दिल्ली से नौकरी छोड़कर आई थी तो लोगों ने उसके बारे में क्या-क्या नहीं सोचा था। वह रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर रुक गई। मिस पाल डाक खाने के बाहर खड़ी पोस्ट मास्टर से कुछ बात कर रही थी। हाथ में एक थैली लिए थी। बस के रुकने पर न जाने किस बात के लिए पोस्ट मास्टर को धन्यवाद देती हुई वह बस की तरफ मुड़ी। तभी मैं उतरकर उसके सामने पहुंच गया। एक आदमी के अचानक सामने आ जाने से मिस पाल थोड़ा अचकचा गई, मगर मुझे पहचानती उसका चेहरा खुशी और उत्साह से खिल गया। रणविजय, तुम? उसने कहा। तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े? मैं बस से मनाली से आ रहा हूँ, मैंने कहा। अच्छी मनाली? तुम कब से आए हुए थे? 8-10 दिन हुए आया था, आज वापस जा रहा हूँ। आज ही जा रहे हो? मिस पाल के चेहरे से आधा उत्साह गायब हो गया। देखो कितनी बुरी बात है कि 8-10 दिन से तुम यहाँ हो और मुझसे मिलने की तुमने कोशिश भी नहीं की। तुम्हें यह तो पता ही था कि मैं आजकल कुल्लू में ही हूँ। हाँ, यह तो पता था, पर यह नहीं पता था कि कुल्लू में के किस हिस्से में हो। अब भी तुम अचानक ही दिखाई दे गई। नहीं, मुझे कहाँ से पता चलता कि तुम इस जंगल को आबाद कर रही हो। सचमुच बहुत बुरी बात है, मिस पाल उलाहने के स्वर में बोली। तुम इतने दिनों से यहाँ हो और मुझसे तुम्हारी भेंट हुई आज जाने के वक्त। ड्राइवर जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पाल ने कुछ चिढ़ कर ड्राइवर की तरफ देखा और एक साथ छिड़कने और क्षमा मांगने के स्वर में कहा, बस जी, 1 मिनट, मैं भी इसी बस से कुल्लू चल रही हूँ। मुझे कुल्लू की एक सीट दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम इस बस से कहाँ तक जा रहे हो? आज तो इस बस से जोगिंदर नगर जाऊंगा, वहां एक दिन रहकर कल सुबह आगे की बस पकड़ूंगा। ड्राइवर अब और जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पाल ने एक बार क्रोध और बेबसी के साथ उसकी तरफ देखा और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, अच्छा, कुल्लू तक तो हम लोगों का साथ है ही, और बात कुल्लू पहुंचकर करेंगे। मैं तो कहती हूँ तुम 2-4 दिन यहीं रुको, फिर चले जाना।
बस में पहले ही बहुत भीड़ थी। 2-3 आदमी वहां से और चढ़ गए थे, जिससे अंदर खड़े होने की जगह भी नहीं रही थी। मिस पाल दरवाजे के से अंदर जाने लगी तो कंडक्टर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मैंने कंडक्टर से बहुत तेरा कहा कि अंदर मेरी वाली जगह खाली है। मिस पाल वहां बैठ जाएंगी और मैं भीड़ में किसी तरह खड़ा होकर चला जाऊंगा। मगर कंडक्टर एक बार जिद पर अड़ा तो अड़ा ही रहा कि और सवारी नहीं ले सकता। मैं अभी उससे बात कर ही रहा था कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। मेरा सामान बस में था, इसलिए मैं दौड़कर चलती बस में सवार हो गया। दरवाजे से अंदर जाते हुए मैंने एक बार मुड़कर मिस पाल की तरफ देखा। वह इस तरह अचकचाई सी खड़ी थी जैसे कि उसके हाथ से उसका सामान छीनकर भाग गया हो और उसे समझ न आ रहा हो कि उसे अब क्या करना चाहिए। बस हल्के-हल्के मोड़ काटती कुल्लू की तरह बढ़ने लगी। मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पाल को बस में जगह नहीं मिली तो मैंने ही क्यों ना अपना सामान वहां उतरवा दिया। मेरा टिकट जोगिंदर नगर का था, पर यह जरूरी नहीं था कि उस टिकट से जोगिंदर नगर तक जाऊं ही। मगर मिस पाल से भेंट कुछ ऐसे आकस्मिक ढंग से हुई थी और निश्चय करने के लिए समय उतना कम था कि मैं यह बात उस समय सोच भी नहीं सकता था। थोड़ा सा भी समय और मिलता तो मैं जरूर कुछ देर के लिए वहां उतर जाता। उससे उतने समय में ही मैं मिस पाल से कुशलता समाचार भी नहीं पूछ सकता था। हालांकि मन में उसके संबंध में कितना कुछ जानने की उत्सुकता थी। उसके दिल्ली छोड़ने के बाद लोग उसके बारे में जाने क्या-क्या बातें करते थे। किसी का ख्याल था कि उसने कुल्लू में एक रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी कर ली है और मेजर ने अपने सेब के बगीचे उसके नाम कर दिए हैं। किसी की सूचना थी कि उसे वहां सरकार की तरफ से वजीफा मिल रहा है और वह करती वर्ती कुछ नहीं, बस घूमती और हवा खाती है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कहना था कि मिस पाल का दिमाग खराब हो गया है और सरकार उसे इलाज के लिए अमृतसर पागल खाने में भेज रही है। मिस पाल एक दिन अचानक अपनी लगी हुई 500 की नौकरी छोड़कर चली आई थी। उसने लोगों में उसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। जिन दिनों मिस पाल ने त्यागपत्र दिया मैं दिल्ली में नहीं था, लंबी छुट्टी लेकर बाहर गया था। मगर मिस पाल के नौकरी छोड़ने का कारण मैं काफी हद तक जानता था। वह सूचना विभाग में हम लोगों के साथ काम करती थी और राजेंद्र नगर में हमारे घर से 10-12 घर छोड़कर रहती थी। दिल्ली में भी उसका जीवन काफी अकेला था क्योंकि दफ्तर के ज्यादातर लोगों से उसका मनमुटाव था और बाहर के लोगों से वह मिलती बहुत कम थी। दफ्तर का वातावरण उसे अपने अनुकूल नहीं लगता था। वह वहां एक-एक दिन जैसे गिनकर काटती थी। उसे हर एक से शिकायत थी। वह घटिया किस्म का आदमी है। उसके साथ उसका उठना बैठना नहीं हो सकता। ये लोग इतने ओछे और बेईमान हैं। वह कहा करती थी, इतनी छोटी और कमीनी बातें करते हैं कि मेरा उनके बीच काम करते हर वक्त दम घुटता रहता है। जाने क्यों ये लोग इतनी छोटी-छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं और अपने छोटे-छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते रहते हैं। मगर इस वातावरण में उसके दुखी रहने का मुख्य कारण दूसरा था, जिसे वह मुंह से स्वीकार नहीं करती थी। लोग इस बात को जानते थे, इसलिए जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए कुछ न कुछ कहते रहते थे। बुखारिया जो एक कैरेक्टर है, तो रोज ही उसके रंग रूप पर कोई न कोई टिप्पणी कर देता था। क्या बात है मिस पाल, आज रंग बहुत निखर रहा है। दूसरी तरफ से जोरावर सिंह बात जोड़ देता, आजकल मिस पाल पहले से स्लिम भी तो हो रही हैं। मिस पाल इन संकेतों से बुरी तरह परेशान हो उठती और कई बार ऐसे मौके पर कमरे से उठकर चली जाती। उसकी पोशाक पर भी लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते थे। वह शायद अपने मोटापे की क्षतिपूर्ति के लिए ही बाल छोटे कटवाती थी, बगैर बाह की कमीजें पहनती थी और बनाव श्रृंगार से चिढ़ होने पर भी रोज काफी समय मेकअप पर खर्च किया करती थी। मगर दफ्तर में दाखिल होते ही उसे किसी न किसी के मुंह से ऐसी बात सुनने को मिल जाती थी, मिस पाल इस नई कमीज का डिजाइन बहुत अच्छा है, आज तो गजब ढा रही हो तुम। मिस पाल को इस तरह की हर बात दिल को चुभ जाती थी। जितनी देर दफ्तर में रहती उसका चेहरा गंभीर बना रहता। जब 5 बजते तो वह इस तरह अपनी मेज से उठती जैसे कई घंटों की सजा भोगने के बाद उसे छुट्टी मिली हो। दफ्तर में
दफ्तर से उठकर वह सीधी अपने घर चली जाती और अगले दिन सुबह दफ्तर के लिए निकलने तक वहीं रहती। शायद दफ्तर के लोगों से तंग आ जाने की वजह से ही वह और लोगों से भी मेलजोल नहीं रखना चाहती थी। मेरा घर पास होने की वजह से, या शायद इसलिए कि दफ्तर के लोगों में एक मैं ही था जिसने उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। वह कभी शाम को हमारे यहाँ चली आती। मैं अपनी बुआ के पास रहता था और मिस पाल मेरी बुआ और उनकी लड़कियों से काफी घुल मिल गई थी। कई बार घर के कामों में वह उनका हाथ भी बटा देती थी। किसी दिन वह हम उसके यहाँ चले जाते थे। वह घर में समय बिताने के लिए संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। हम लोग पहुंचते तो उसके कमरे से सितार की आवाज आ रही होती। वह या फिर वो रंग और कुचिया लिए किसी तस्वीर में उलझी होती। मगर जब वह इन दोनों में से कोई भी काम ना कर रही होती तो अपने तख्त पर बिछे मुलायम गद्दे पर दो तकियों के बीच लेटी छत को ताक रही होती। उसके गद्दे पर जो झीना रेशमी कपड़ा बिछा रहता था, उसे देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती थी। मन करता था कि उसे खींचकर बाहर फेंक दूं। उसके कमरे में सितार, तबला, रंग, कैनवस, तस्वीरें, कपड़े और तथा नहाने और चाय बनाने का सामान इस तरह उलझे बिखरे रहते थे कि बैठने के लिए कुर्सियों का उद्धार करना एक समस्या हो जाती थी। कभी मुझे उसके झीने रेशमी कपड़े वाले तख्त पर बैठना पड़ जाता तो मुझे मन में बहुत ही परेशानी होती। मन करता कि जितनी जल्दी हो सके वहां से उठ जाऊं। मिस पाल अपने कमरे के चारों तरफ खोजकर जाने कहां से एक चायदानी और 3-4 टूटी प्यालियां निकाल लेती और हम लोगों को फर्स्ट क्लास बोहेमियन कॉफी पिलाने की तैयारी करने लगती। कभी वह हम लोगों को अपनी बनाई हुई तस्वीरें दिखाती और हम तीनों में, मैं और मेरी दोनों बहनें, अपना अज्ञान छुपाने के लिए उनकी प्रशंसा कर देते। मगर कई बार वह हमें बहुत उदास मिलती और ठीक ढंग से बात भी ना करती। मेरी बहनें ऐसे मौके पर उससे चिढ़ जाती और कहती कि वे उसके यहाँ फिर नहीं जाएंगी। मगर मुझे ऐसे अवसर पर मिस पाल से ज्यादा सहानुभूति होती। आखिरी बार जब मैं मिस पाल से यहाँ गया था, मैंने उसे बहुत ही उदास देखा था। मेरा उन दिनों अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था और मैं कई दिन अस्पताल में रहकर आया था। मिस पाल उन दिनों रोज अस्पताल में खबर पूछने आती रहती थी। बुआ अस्पताल में मेरे पास रहती थी। उन पर खाने पीने का सामान इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल था। मिस पाल सुबह सुबह आकर सब्जियां और दूध दे जाती थी। जिस दिन मैं उसके यहाँ गया, उससे एक ही दिन पहले मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली थी और मैं अभी काफी कमजोर था। फिर भी उसने मेरे लिए जो तकलीफ उठाई थी, उसके लिए मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। मिस पाल ने दफ्तर से छुट्टी ले रखी थी और कमरा बंद किए अपने गद्दे पर लेटी थी। मुझे पता लगा कि शायद वह सुबह से नहाई भी नहीं है। क्या बात है मिस पाल, तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा। तबीयत ठीक है, उसने कहा, मगर मैं नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। क्यों? कोई खास बात हुई है क्या? नहीं, खास बात क्या होगी, बात बस इतनी है कि मैं ऐसे लोगों के बीच काम कर ही नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ कि दूर के किसी खूबसूरत से पहाड़ी इलाके में चली जाऊं और वहां रहकर संगीत और चित्रकला का ठीक से अभ्यास करूं। मुझे लगता है मैं खामखा यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की जिंदगी जीने का आखिर मतलब ही क्या है। सुबह उठती हूँ, दफ्तर चली जाती हूँ, वहां 7-8 घंटे खराब करके घर आती हूँ, खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। यह सारा का सारा सिलसिला मुझे बिल्कुल बेमानी लगता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी जरूरतें ही कितनी हैं। मैं कहीं भी जाकर एक छोटा सा कमरा या सैक लूं तो थोड़ा सा जरूरत का सामान अपने पास रखकर 50-60 या 100 रुपए में गुजारा कर सकती हूँ। यहाँ मैं जो 500 रुपए लेती हूँ, वे 5 के 500 हर महीने खर्च हो जाते हैं। किस तरह खर्च हो जाते हैं यह खुद मेरी समझ में नहीं आता। पर अगर जिंदगी इसी तरह चलती है तो क्यों मैं खामखा दफ्तर जाने आने का भार ढोती रहूं। बाहर रहने से कम अपनी स्वतंत्रता तो होगी। मेरे पास कुछ रुपए पहले के हैं, कुछ मुझे प्रोविडेंट फंड के मिल जाएंगे। इतने में एक छोटी सी जगह
पर मेरा काफी दिन गुजारा हो सकता है। मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ यहाँ की ही गंदगी ना हो और लोग इस तरह की छोटी हरकतें ना करते हों। ठीक से जीने के लिए इंसान को कम से कम इतना तो महसूस होना ही चाहिए कि उसके आसपास का वातावरण उजला और साफ है और वह एक मेढक की तरह गंदे पानी में नहीं रह जी सकती। मगर तुम यह कैसे कह सकती हो कि जहां भी तुम जाकर रहोगी वहां हर चीज वैसी ही होगी जैसी तुम चाहती हो? मैं तो समझता हूँ कि इंसान जहां भी चला जाए अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें उसे अपने आसपास मिलेंगी ही। तुम यहाँ के वातावरण से घबराकर कहीं और जाती हो तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वहां का वातावरण भी तुम्हें ऐसा ही नहीं लगेगा? इसलिए मेरे ख्याल से नौकरी छोड़ने की बात तुम गलत सोचती हो। तुम यहीं रहो और अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो। लोग जैसी बातें करते हैं करने दो। मिस पाल की वितृष्णा उससे कम नहीं हुई। तुम नहीं समझते रंजीत, वह बोली, यहाँ ऐसे लोगों के बीच और रहूंगी तो मेरा दिमाग बिल्कुल खोखला हो जाएगा। तुम नहीं जानते कि मैं जो तुम्हारे लिए सुबह दूध और सब्जियां लेकर जाती रही हूँ उसे लेकर भी ये लोग क्या क्या बातें रहे हैं। जो लोग अच्छे से अच्छे काम का भी ऐसा कमीना मतलब लेते हो उनके बीच आदमी रह ही कैसे सकता है? मैंने यह सब बहुत दिन सह लिया, अब और मुझ में नहीं सहा जाता। मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाऊं। बस यही एक बात तय नहीं कर पा रही हूँ कि जाऊं कहाँ। अकेली होने से किसी अनजान जगह जाकर रहते डर लगता है। तुम जानते ही हो कि मैं और बात बीच में छोड़कर वह उठ खड़ी हुई। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ चाय वाय तो बनाऊं? तुम अभी अस्पताल से निकल कर आए हो और मैं हूं कि अपनी ही बात किए जा रही हूँ। तुम्हें अभी कुछ दिन घर पर आराम करना चाहिए। अभी से इस तरह चलना फिरना ठीक नहीं। मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैंने कहा। मैं तुम्हें कुछ समझा तो नहीं सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम लोगों की बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रही हो। मेरा यह भी ख्याल है कि लोगों का वास्तव में उतने बुरे नहीं होते जितना कि तुम उन्हें समझती हो। अगर तुम इस तरह इस नजर से सोचो कि इस बात को रहने दो। मिस पाल ने मेरी बात बीच में काट दी। मैं इन लोगों से दिल से नफरत करती हूँ। तुम इन्हें इंसान समझते हो। मुझे तो ऐसे लोगों से अपनी पिंकी ज्यादा अच्छा लगता है। यह उन सबसे कहीं ज्यादा सभ्य है। पिंकी मिस पाल का छोटा सा कुत्ता था। वह कुछ देर उसे गोदी में लिए उसके बालों पर हाथ फेरती रही। मैंने पहले भी कई बार देखा था कि वह उस कुत्ते को एक बच्चे की तरह प्यार करती हैं और उसे खाना खिलाकर बच्चों की तरह ही तौलिए से उसका मुंह पोंछती हैं। मैं कुछ देर बाद वहां से उठकर चला तो मिस पाल पिंकी को गोद में लिए मुझे बाहर दरवाजे तक छोड़ने आई। अंकल को टाटा करो। वह पिंकी की एक अगली टांग हाथ में हिलाते हुए बोली, टाटा टाटा। मैं लंबी छुट्टी से वापस आया तो मिस पाल त्यागपत्र देकर जा चुकी थी। वह अपने बारे में लोगों को इतनी ही बताकर गई थी कि वह कुल्लू के किसी गांव में बसने जा रही हैं। बाकी बातें लोगों की कल्पना ने अपने आप जोड़ दी थी। वर्तमान में लेखक आ जाते हैं। बस व्यास के साथ साथ मोड़ काट रही थी और मेरा मन हो रहा था कि लौट लौट कर रायसेन चला जाऊं। मैं मनाली में 10 दिन अकेला रहकर उब गया था और मिस पाल थी कि कई महीनों से वहां रहती थी। मैं जानना चाहता थी कि वह अकेले वहां कैसे महसूस करती हैं और नौकरी छोड़ने के बाद से उसने क्या क्या कुछ कर डाला। यूं एक अपरिचित स्थान पर किसी पुराने परिचित से मिलने और बात करने का भी अपना आकर्षण होता है। जब कुल्लू पहुंचकर रुकी तो मैंने अपना सामान वहां उतारकर हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में रखवा दिया और रायसन के लिए वापसी की पहली बस पकड़ ली। बस ने 15-20 मिनट में मुझे रायसन के बाजार में उतार दिया। मैंने वहां एक दुकानदार से पूछा कि मिस पाल कहाँ रहती हैं। मिस पाल कौन है भाई? दुकानदार ने अपने पास बैठे युवक से पूछा। वह तो नहीं, वह कटे बालों वाली मिस पाल। हाँ हाँ वही होगी। दुकानदार
दुकान में और भी 4-5 व्यक्ति थे। उन सबकी आंखें मेरी तरफ घूम गई। मुझे लगा जैसे वे मन में यह तय करना चाह रहे हों कि कटे बालों वाली मिस पाल के साथ मेरा क्या रिश्ता होगा। चलिए मैं आपको उसके यहाँ छोड़ आता हूँ, कहकर युवक दुकान से उतर आया। सड़क पर मेरे साथ चलते हुए उसने पूछा, क्यों भाई साहब, यह मिस पाल क्या अकेले ही है या? हाँ, अकेले ही है। देर हम लोग चुपचाप चुप रहकर चलते रहे। फिर उसने पूछा, आप उसके क्या लगते हैं? मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको क्या उत्तर दूं। पल भर सोचकर मैंने कहा, मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूँ, उसे वैसे ही जानता हूँ। सड़क से दाईं तरफ थोड़ा ऊपर को जाकर हम लोग एक खुले मैदान में पहुंच गए। मैदान चारों तरफ से पेड़ों से घिरा था और बीच में 5-6 जालीदार कॉटेज बने थे जो बड़े बड़े मुर्गी खाने जैसे लगते थे। लड़का मुझे बताकर कि उनमें पहला कॉटेज मिस पाल का है, वहां से लौट गया। मैंने जाकर कॉटेज का दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से मिस पाल की आवाज सुनाई दी। एक मेहमान है मिस, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला है, आ जाइए। मैंने दरवाजा धकेल कर खोल दिया और अंदर चला गया। मिस पाल ने एक चारपाई पर अपना गद्दा लगा रखा था और उसी तरफ 2 तकियों के बीच लेटी थी, जैसे दिल्ली में अपने तख्त पर लेटी रहती थी। सिरहाने के पास एक खुली हुई पुस्तक रखी थी, बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में। मैं देखकर तय नहीं कर सकता कि वह पुस्तक पढ़ रही थी या लेटी हुई सिर्फ छत की तरफ ही देख रही थी। मुझे देखते ही वे चौंक बैठ गई। अरे तुम! हाँ मैं। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि गया आदमी फिर वापस आ भी सकता है। बहुत अजीब आदमी हो तुम। वापस आना था तो उसी समय क्यों नहीं उतर गए? बजाय उसके कि शुक्रिया अदा करो कि मैं 7 मील जाकर वापस चला आया हूँ। शुक्रिया अदा करती अगर तुम उसी समय उतर जाते और मुझे बस में अपनी सीट लेने देते। मैंने ठहाका लगाया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। वहां भी चारों तरफ वही बिखराव और अव्यवस्था थी जो दिल्ली में उसके घर दिखाई दिया करती थी। हर चीज, हर दूसरी चीज की जगह काम में लगाई हुई थी। एक कुर्सी ऊपर से नीचे तक मैले कपड़ों से लदी थी, दूसरी पर कुछ रंग बिरंगे थे और एक प्लेट रखी थी जिसमें बहुत सी कीलें पड़ी थी। बैठो में मैं झट से तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मिस पाल व्यस्त होकर उठने लगी। अभी मुझसे बैठने को कहा नहीं और चाय की फिक्र कर पहले से करने लगी। मैंने कहा, मुझे बैठने की जगह बता दो और चाय वाय रहने दो। इस वक्त तुम्हारी बोहेमियन चाय पीने का जरा मन नहीं है तो मत पियो। मुझे कौन झंझट करना अच्छा लगता है। बैठो, बैठने की जगह मैं अभी बना देती हूँ। और कपड़े वपड़े हटाकर उसने कुर्सी खाली कर दी। बाईं तरफ एक बड़ी सी मेज थी, पर उस पर भी इतनी चीजें पड़ी थी कि वहीं कहीं कुहनी रखने तक की जगह नहीं थी। मैंने कहा, बैठकर टांगे फैलाने की कोशिश की तो पता चला कपड़ों के ढेर के नीचे मिस पाल ने अपने बनाए खाके रख रखे थे। मिस पाल फिर से अपने बिस्तर में तकिए के सहारे बैठ गई थी। गद्दे पर उसने वही झीना रेशमी कपड़ा बिछा रखा था जिसे देखकर मुझे चिढ़ हुआ करती थी। मेरा उस समय भी मन हुआ कि उस कपड़े को निकाल कर फाड़ दूं या कहीं आग में झोंक दूं। मैंने सिगरेट सुलगाने के लिए मेज से दिया सलाई की डिबिया उठाई, मगर खोलते ही वापस रख दिया। डिबिया में दिया सलाइयां नहीं थी, गुलाबी सा रंग भरा था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर दिव्या कहीं दिखाई नहीं दी। दिया सलाई किचन में होगी, मैं अभी लाती हूँ, कहती हुई मिस पाल फिर उठी और कमरे से चली गई। मैं उतनी देर आसपास देखता रहा। मुझे फिर उस दिन की याद हो आई जिस दिन मैं मिस पाल के घर देर तक बैठे उससे बातें कर रहा था। पिंकी से मिस पाल के टाटा कराने की बात याद आते ही मैं हंस दिया। तभी मिस पाल दिया सलाई की डिबिया लिए आ गई। मेरा अकेले में हंसना शायद उसे बहुत अस्वाभाविक लगा। वह सहसा गंभीर हो गई। किसी ने कुछ पिला विला दिया है क्या? उसने मजाक और शिकायत के स्वर में कहा। मैं अपने इस तरह लौटकर आने की बात पर हंस रहा हूँ और जैसे
अपने को ही अपने झूठ पर विश्वास दिलाने के लिए मैंने अपनी हंसी की नकल की और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस अनजान जगह पर अचानक तुमसे भेंट हो जाएगी। और तुम्ही ने कहा सोचा होगा कि जो आदमी बस से आगे चला गया था वह घंटा भर बाद तुम्हारे कमरे में बैठा तुमसे बात कर रहा होगा। और विश्वास करके कि मैंने अपने हंसने के कारण की व्याख्या कर दी। मैंने पूछा, तुम्हारा पिंकी कहाँ है? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। मिस पाल पहले से ही गंभीर हो गई। मुझे लगा कि उसका चेहरा अब काफी रूखा लगने लगा है। आंखों में लाली भर रही थी, जैसे कई रातों से वह ठीक से सोई ना हो। पिंकी को यहाँ आने के बाद एक रात सर्दी लग गई थी। उसने अपनी उसास दबाकर कहा, मैंने उसे कितनी ही गर्म चीजें खिलाई, पर वह 2 दिन में ही चलता बना। मैंने विषय बदल दिया। उससे शिकायत करने लगा कि वह जो अपने बारे में बिना किसी को ठीक बताए दिल्ली से चली आई, यह उसने ठीक नहीं किया। दफ्तर में अब भी लोग मिस पाल की बात करके हंसते होंगे। उसने ऐसे पूछा जैसे वह स्वयं उस मिस पाल को से भिन्न हो जिसके बारे में वह सवाल पूछ रही थी। पर उसकी आंखों में यह जानने की बहुत उत्सुकता भर रही थी कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब देता हूँ। लोगों की बातों को तुम इतना महत्व क्यों देती हो? मैंने कहा, लोग वैसे बातें इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में मनोरंजन के दूसरे साधन बहुत कम होते हैं। जब वह व्यक्ति चला जाता है तो 4 दिन में वह यह भूल जाते हैं कि संसार में उसका अस्तित्व था भी या नहीं। कहते कहते मुझे एहसास हो आया कि मैंने यह गलत बात गलत समय पे कह दी। मिस पाल मुझसे यही सुनना चाहती थी कि लोग अब भी उसके बारे में उसी तरह बातें करते हैं और उसी तरह उसका मजाक उड़ाते हैं। यह विश्वास उसके लिए अपने वर्तमान को सार्थक समझने के लिए जरूरी था। हो सकता है तुम्हारे सामने बात ना करते हो, मिस पाल बोली, क्योंकि उन्हें पता था कि हम लोग मित्र हैं। नहीं तो वे कमीने लोग बात करने से बाज आ सकते हैं। अच्छा था कि मिस पाल ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने समझा कि मैं झूठ-मूठ उसे दिलासा देने की बात कर रहा हूँ। हो सकता है बात करते भी हो। मैंने कहा, पर तुम अब उन लोगों की बात क्यों सोचती हो? कम से कम तुम्हारे लिए तो उन लोगों का अब अस्तित्व ही नहीं है। मेरे लिए उन लोगों का अस्तित्व कभी था ही नहीं। मिस पाल ने मुंह पिचका दिया। मैं उनमें से किसी को अपने पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं समझती थी। आंखों से लग रहा था जैसे अब भी उन लोगों को अपने पास देख रही हो और उसे खेद हो कि वह ठीक से उनसे प्रतिशोध क्यों नहीं पा रही। तुम्हें पता है कि रमेश का फिर लखनऊ ट्रांसफर हो गया है? मैंने बात बदल दी। अच्छा, मुझे पता नहीं था, पर उसने उस संबंध में और जानने की उत्सुकता प्रकट नहीं की। मैं फिर भी उसे रमेश के ट्रांसफर का किस्सा विस्तार से सुनाने लगा। मिस पाल हाँ करती रही, पर यह साफ था कि वह अपने अंदर ही कहीं खो गई है। मैं रमेश की बात कह चुका तो कुछ क्षण हम दोनों चुप रहे। फिर मिस पाल बोली, देखो, मैं तुमसे सच कहती हूँ रंजीत, मुझे वहां उन लोगों के बीच एक एक पल काटना असंभव लगता था। मुझे लगता था मैं नरक में रहती हूँ। तुम्हें पता ही है, मैं दफ्तर में किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। मैं सुबह मनाली से बिना नाश्ता किए चला था, इसलिए मुझे भूख लग गई थी। मैंने बात को रोटी के प्रकरण पर ले आना उचित समझा। मैंने उससे पूछा कि उसने खाने की क्या व्यवस्था कर रखी है, खुद बनाती है या कोई नौकर रख रखा है। तुम्हें तुम्हें भूख तो नहीं लगी? मिस पाल अब दफ्तर के माहौल से बाहर मिस पाल अब दफ्तर के माहौल से बाहर निकल आई। लगी हो तो उधर मेरे साथ किचन में चलो। जो कुछ बना है इस वक्त तो तुम्हें उसी से काम से थोड़ा बहुत खा लेना होगा। शाम को मैं तुम्हें ठीक से बनाकर खिलाऊंगी। मुझे तुम्हारे आने का पता होता तो मैं इस वक्त भी कुछ और चीज बना रखती। यहाँ बाजार में तो कुछ मिलता ही नहीं। किसी दिन अच्छी सब्जी मिल जाए तो समझो बड़े भाग्य का दिन है। कोई दिन होता है जिस दिन एक आध अंडा मिल जाता है। शाम को मैं तुम्हारे लिए मछली बनाऊंगी। यहाँ की ट्राउट बहुत अच्छी होती है, मगर मिलती बहुत मुश्किल से है। मुझे खुशी हुई कि मैंने सफलतापूर्वक बात का विषय बदल दिया है। मिस पाल बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई थी। मैंने भी कुर्सी से उठते हुए कहा, आओ
चलकर तुम्हारा रसोई घर तो देख लूं। इस समय मुझे कसकर भूख लगी है, इसलिए जो कुछ भी बना है वह मुझे ट्राउट से अच्छा लगेगा। शाम को मैं जोगिंदर नगर पहुंच जाऊंगा। मिस पाल दरवाजे से बाहर निकलती हुई सहसा ही रुक गई। तुम्हें शाम को जोगिंदर नगर ही पहुंचना है, तो लौटकर क्यों आए थे? यह बात तुम गांठ में बांध लो कि आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें पता है इन 3 महीनों में तुम मेरे यहाँ पहले ही मेहमान आए हो। मैं तुम्हें आज कैसे जाने दे सकती हूँ? तुम्हारे साथ कुछ सामान अमान भी है या ऐसे ही चले आए थे? मैंने उसे बताया कि मैं अपना सामान हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में छोड़ आया हूँ और उससे कहा आया हूँ कि 2 घंटे में मैं लौट आऊंगा। मैं अभी पोस्टमास्टर से वहां टेलीफोन करवा दूंगी। कल तक तुम्हारा सामान यहाँ आ जाएगा। तुम कम से कम 1 सप्ताह यहाँ रहोगे, समझे? मुझे पता होता कि तुम मनाली में आए हुए हो तो मैं भी कुछ दिन के लिए वहां चली आती। आजकल तो मैं यहाँ, खैर तुम पहले उधर तो आओ, नहीं भूख के मारे ही यहाँ से भाग जाओगे। मैं इस नई स्थिति के लिए तैयार नहीं था। इस संबंध के बाद में बात करने की सोचकर मैं उसके साथ रसोई में चला गया। रसोई में कमरे जितनी अराजकता नहीं थी, शायद इसलिए कि वहां सामान ही बहुत कम था। एक कपड़े की आराम कुर्सी थी जो लगभग खाली ही थी। उस पर सिर्फ नमक का एक डिब्बा रखा हुआ था, शायद जिस मिस पाल उस पर बैठकर खाना बनाती थी। खाना बनाने का और सारा सामान एक टूटी हुई मेज पर रखा हुआ था। कुर्सी पर रखा हुआ डिब्बा उसने जल्दी से उठाकर मेज पर रख दिया और इस तरह मेरे बैठने के लिए जगह बना दी। फिर मिस पाल ने जल्दी जल्दी स्टोव जलाया और सब्जी की पतीली उस पर रख दी। कलछी साफ नहीं थी, वह उसे साफ करने के लिए बाहर चली गई। लौटकर उसे कलछी को पोंछने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिला। उसने अपनी कमीज से ही उसे पोंछ दिया और सब्जी को हिलाने लगी। 2 आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा? मैंने पूछा। खाना बहुत है, मिस पाल झुककर पतली में देखती हुई बोली। क्या क्या है? मिस पाल कलछी से पतीली में टटोल कर देखने लगी। बहुत कुछ है, आलू भी है, बैगन भी है और शायद शायद बीच में एक टिंडी भी है। ये सब्जी मैंने परसों बनाई थी। परसों? मैं ऐसे चौंक गया जैसे मेरा माथा और सहसा किसी चीज से टकरा गया हो। मिस पाल कलछी चलाती रही। हर रोज तो नहीं बना पाती हूँ, वह बोली। रोज बनाने लगूं तो बस खाना बनाते ही रह जाऊं और अकेले के लिए तो रोज बनाने का उत्साह भी तो नहीं रहता। कई बार तो मैं सप्ताह भर का खाना एक साथ बना लेती हूँ और फिर निश्चित होकर खाती रहती हूँ। कहो तो तुम्हारे लिए भी अभी ताजा बना दूं? तो चपातियां भी क्या परसों की ही बना रखी हैं? मैं अनायास कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आओ इधर आकर देख लो, खा सकोगे या नहीं? वह कोने में रखे हुए बेंत के संदूक के पास चली गई। मैं भी उसके पास पहुंच गया। मिस पाल ने संदूक का ढक्कन उठा दिया। संदूक में 25 और 30 खुश्क चपातियां पड़ी थी। सुखाकर उन सब ने कई तरह की आकृतियां धारण कर ली थी। मैं संदूक के पास से आकर फिर कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारे लिए ताजा चपातियां बना देती हूँ, मिस पाल एक अपराधी की तरह देखती हुई बोली। नहीं नहीं, जो कुछ बना रखा है वही खाएंगे, मैंने कहा। मगर अपनी इस भलमानसाहत के लिए मेरा मन अंदर ही अंदर कूद गया। मिस पाल संदूक का ढक्कन बंद करके स्टोव के पास लौट गई। सब्जी 3 दिन से ज्यादा नहीं चलती, वह बोली। बाद में मैं जैम, प्याज और नमक से काम चलाती हूँ। यहाँ आलूचे बहुत मिल जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत सा आलूचे का जैम बना रखा है। खाकर देखो, अच्छा जैम है। ठहरो, तुम्हें प्लेट में देती हूँ। वह फिर जल्दी से बाहर चली गई और कमरे से किलो वाली प्लेट खाली करके ले आई। गिलास में आकर बोली, सरसों का तेल रखा है, पानी तुम प्याली में ही ले लोगे या? ट्राउट मछली खाना खाते समय और खाना खा चुकने के बाद भी मिस पाल के दिमाग पर ट्राउट मछली की बात ही सवार रही। जैसे ही
जैसे भी हो शाम को वह ट्राउट मछली बनाएगी। उसके हठ की वजह से मैंने उससे कह दिया था कि मैं अगले दिन सुबह तक वहां रह पाऊं जाऊंगा। मिस पाल ने आगे का फैसला अगले दिन पर ही छोड़ दिया था। उसे शाम के लिए कई और चीजों का इंतजाम करना था, क्योंकि ट्राउट मछली आसानी से नहीं बन पाती। पहली चीज घी चाहिए था। डिब्बे में भी घी नाम मात्र को ही था। प्याज और मसाला भी घर में नहीं था। मिट्टी का तेल भी चाहिए था। खाने के बाद हम लोग घूमने के लिए निकले तो पहले वह मुझे साथ बाजार में ले गई। हटवार के पास भी घी नहीं था। उसके लिए मिस पाल ने पोस्टमास्टर से अनुरोध किया कि वह अपने घर से उसे शाम के लिए आधा सेर घी भिजवा दे। अगले दिन कुल्लू से लाकर लौटा देगी। उसने उससे उसने यह भी कहा कि वह अपने घर के थोड़े से फ्रेंच बीन भी उतरवा कर उसे भेज दे, और कोई मछली वाला उधर से गुजरे तो उसके लिए सेर भर ट्राउट ले रखे। लेखक के लिए तो अपने पूर्व सहकर्मी के लिए मिस पाल का ट्राउट मछली को जो बनाने का उत्साह है, उसको देखकर रंजीत जो उनके पूर्व सहकर्मी उनको कुछ कहा नहीं जाता, और उनके साथ वह आगे उस जगह पे अपना भ्रमण करते हैं। आगे की कहानी के लिए आप सभी मेरे साथ बने रहिए। अगर आप लोगों को अब तक की कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।